एमए समाजशास्त्र तृतीय सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें आज हम देखेंगे नातेदारी व्यवस्था। नातेदारी जिसे हम अंग्रेजी में किनशिप या इस शब्द का अर्थ होता है संबंध, जिससे हम जिस शब्द से हम कई व्यक्तियों से जुड़े होते हैं। ये संबंध हमारे रक्त संबंध भी हो सकते हैं और माने हुए भी हो सकते हैं। रक्त संबंधी अर्थात हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, और माने हुए अर्थात हमारे गोद ली हुई संतानें या फिर माने हुए भाई बहन। मनुष्य समाज में एक दूसरे से परस्पर इन संबंधों से जुड़ा होता है, और ये निकट के भी हो सकते हैं और दूर के भी हो सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नातेदारी। ठीक है, ये है नातेदारी, किनशिप, जो संबंध के रूप में जानी जाती है। अब हम नातेदारी की कुछ परिभाषा देख लेते हैं। तो चार्ल्स विनिक कहते हैं कि नातेदारी प्रणाली में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध सम्मिलित किए जाते हैं जो रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं, अर्थात जिनमें परस्पर रक्त संबंध हो। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के पारंपरिक संबंधों का आधार है। ये कुछ परिभाषाएं हैं। अब हम देख लेते हैं नातेदारी के प्रकार। तो अब हम प्रकार को देखें तो नातेदारी के प्रकार, जिसमें रक्त संबंधी, जिसमें हम हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे चाचा चाची, बुआ फूफा, मौसा मौसी, नाना नानी, जिनसे हमारे रक्त संबंध है। उनके पश्चात विवाह संबंध, जिनके साथ हमारा विवाह के माध्यम से संबंध हुआ है। किसी पुरुष की पत्नी, किसी स्त्री का पति, किसी पुरुष के लिए उसके सास ससुर, उसके साले सालिया, किसी महिला के लिए उसके सास ससुर, उसकी नंद, उसके देवर। ये हो गए विवाह संबंधी। कुछ होते हैं काल्पनिक नातेदार। काल्पनिक नातेदार अर्थात माने हुए, जिसे हम कह सकते हैं गोद लिए हुए रिश्तेदार या माने हुए रिश्तेदार, जिसमें गोद लिया हुआ पुत्र, गोद ली हुई पुत्री या माना हुआ भाई, मानी हुई बहन। अब हम नातेदारी की श्रेणियों को देखते हैं। तो नातेदारी की श्रेणियां 3 प्रकार की होती है, जिसमें प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार, तृतीयक नातेदार। प्राथमिक नातेदार जिससे हमारा रक्त संबंध होता है, वे हमारे प्राथमिक नातेदार होते हैं। जैसे हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, ये हमारे लिए हमारे प्राथमिक नातेदार हो जाएंगे। द्वितीयक नातेदार, द्वितीयक नातेदार वे नातेदार जिनसे हमारे प्राथमिक नातेदारों के प्राथमिक संबंध हो। प्राथमिक नातेदारों के प्राथमिक संबंध मतलब हमारे माता पिता, हमारे प्राथमिक नातेदार। इनके प्राथमिक संबंध किनसे होंगे? उनके माता पिता से, मतलब हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, हमारे चाचा और हमारी बुआ, हमारी मौसी, हमारे मामा। तो ये हमारे प्राथमिक नातेदारों के क्या हुए? प्राथमिक नातेदार। तो वे हमारे लिए क्या कहलाएंगे? द्वितीयक नातेदार। फिर तृतीयक नातेदार। तृतीयक नातेदार वे नातेदार जो द्वितीयक नातेदारों के प्राथमिक नातेदार हो। द्वितीयक नातेदारों के प्राथमिक नातेदार क्या कहलाएंगे? तृतीयक नातेदार। तृतीयक नातेदारों में हमारे चाचा की पत्नी, हमारी चाची, हमारी बुआ के पति, हमारे फूफा, मामा की पत्नी मामी, मौसी के पति मौसा, ये हमारे कौन से नातेदार हो जाएंगे? तृतीयक नातेदार हो जाएंगे। हमारा चचेरा भाई, चचेरी बहन, ये भी हमारे तृतीयक नातेदारों की श्रेणी में आएंगे। अब हम नातेदारी के नियामक देख लेते हैं, अर्थात नातेदारी के व्यवहार, जिस प्रकार से हमारी नातेदारी निभाई जाती है या हम हमारे नातेदारों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम है परिहार। परिहार मतलब प्रतिबंध। प्रतिबंध किस प्रकार से? जेठ और छोटे भाई की पत्नी, जेठ और बहू, इनके मध्य परिहार होगा, मतलब ये एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करेंगे। कुछ प्रतिबंध होंगे, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते। उसी प्रकार सास और दामाद में, बहू और ससुर में क्या होते हैं? परिहार संबंध, जिसमें क्या किया जाता है? प्रतिबंध होता है। परिहास, परिहास अर्थात हंसी मजाक के संबंध, जैसे हमारे ममेरे भाई बहनों के साथ हमारे संबंध, हमारे फुफेरे भाई बहनों के साथ, जीजा साली के संबंध, देवर भाभी के संबंध, जिनमें हंसी मजाक किया जाता है, और ऐसे संबंध जिनमें वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते हैं, जैसे
मेरे फुफेरे भाई बहन, ये किसमें आएंगे? परिहास में परिहास में आएंगे, जिसमें क्या किया जाएगा? हंसी मजाक, और इनमें वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद है माध्यमिक संबोधन। माध्यमिक संबोधन मतलब पत्नी पति का नाम न लेकर उन्हें किसी और नाम से पुकारेंगी। जैसे हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखते हैं टप्पू के पापा, या हम कहीं सुनते हैं चिंटू के पापा, या प्रकाश की मामी। इस प्रकार के जो संबोधन होते हैं ये कहलाए जाते हैं माध्यमिक संबोधन। उसके पश्चात है मातुले। मातुले जहाँ पर क्या होता है? मातुले ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर किसी संतान का भरण पोषण उसके मामा द्वारा किया जाएगा। उसके मामा की संपत्ति में भांजे को या भांजियों को संपत्ति का हस्तांतरण होगा, और भांजे को मामा की लड़की से विवाह करना होगा, जिसे हम कहते हैं मातुले। यह मामा के घर में रहकर ही भांजे भांजियों का यहाँ भरण पोषण किया जाएगा, और मामा की संपत्ति पर भांजे भांजियों का अधिकार होगा। उसी प्रकार पितृस्व श्रेय, जिसमें बुआ का अधिकार होगा। ये पितृसत्तात्मक परिवार में होता है, जहाँ पर क्या होगा कि हमारे पिता की बहन अर्थात हमारी बुआ हमारा भरण पोषण करेगी, हमारा नाम वो रखेगी, हमसे संबंधित सभी निर्णय उनके होंगे, और बुआ की संपत्ति में हमें अधिकार मिलेगा, जिसे हम कहते हैं पितृत्व श्रेय, अर्थात ये बुआ पर निर्भर होगी। फिर उसके पश्चात है सहप्रसविता या सहकष्टी। सहप्रसविता मतलब सहकष्टी अर्थात एक जैसा दुख। प्रसव के समय पुरुष बिल्कुल वैसा ही अभिनय करेगा जैसे स्त्री व्यवहार करेगी। स्त्री का जब प्रसव होता है, पत्नी का जब प्रसव होता है, तो उसे जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा के समय पत्नी जिस प्रकार के कष्टों को झेलती है, उन कष्टों को माना जाता है कि ऐसा व्यवहार करने से वे कष्ट कम हो जाते हैं, ईश्वर उन कष्टों का हरण कर लेते हैं। इसलिए पति भी पत्नी की तरह चिल्लाने का नाटक करता है, पत्नी की तरह तड़पने का नाटक करता है, जिसे सहप्रसविता और सहकष्टी कहा जाता है। उसके पश्चात हम नातीदारी का महत्व देख लेते हैं, या नातीदारी जिसे हम नातीदारी की विशेषताएं भी कह सकते हैं। तो नातीदारी का महत्व सबसे पहले विवाह तथा परिवार का क्षेत्र। यहाँ पर क्या होता है कि भाई आपका जो विवाह होगा उसी के आधार पर आपकी नातीदारी व्यवस्था होगी। आप उसी के आधार पर आपकी नातीदारी व्यवस्था होगी, और आपका जो बंधन रहेगा विवाह का